प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। इन जनरल हम कहते हैं कि एंजाइम का एक्शन जब सबस्ट्रेट पर होता है तो सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट में बदल गया तो एंजाइम फ्री हो जाता है। मतलब रिएक्शन में एंजाइम यूज नहीं होते और एक ही एंजाइम बार बार सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता रहता है। लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। आज की क्लास में हम उन्हीं फैक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे आप सबसे पहले देखो टेम्परेचर एंड पीएच के रिस्पेक्ट। तो पहली लाइन लिखी है ना कि एंजाइम जनरली फंक्शंस इन नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच। इसका मतलब क्या होता है? नैरो रेंज एंड पीएच का मतलब होता है कि वाइड रेंज नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई 5 पीएच है और 10 पीएच के बीच में एंजाइम की एक्टिविटी एक जैसी होगी, या 30 डिग्री है और 40 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर तो एंजाइम की एक्टिविटी एक जैसी होगी। ऐसा नहीं होगा। एक ऑप्टिमम वैल्यू होती है जिस पर वो मैक्सिमम एक्टिविटी करता है, और उस मैक्सिमम एक्टिविटी के करने जिस टेम्परेचर पर वो मैक्सिमम एक्टिविटी करता है, जिस पीएच पर वो मैक्सिमम एक्टिविटी करता है एंजाइम, उससे पीएच को जरा भी आप चेंज कर दो या टेम्परेचर को जरा भी चेंज कर दो तो एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन की वेलोसिटी कम होने लगेगी। इसे ग्राफ से देखते हैं। ये पीएच का ग्राफ है ना, ये ऑप्टिमम वैल्यू है सपोज, है ना, ये ऑप्टिमम वैल्यू है। एक ऑप्टिमम पीएच है जिस पर किसी एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन की वेलोसिटी एक ऑप्टिमम पीएच पर मैक्सिमम हो जाती है, जिस पर वी मैक्स। अब वो ऑप्टिमम पीएच क्या है, सबके लिए अलग अलग है। जैसे आप देखो कि हमारे सलाइवरी एंजाइम जो होता है, सलाइवरी एमाइलेज जिसको हम टाइलिन कहते हैं, उसका ऑप्टिमम पीएच है 6.8। तो 6.8 पर वो मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेगा, और 6.8 से कम करो या ज़्यादा करो, दोनों में एंजाइम क्या होगा, डीनेचर्ड हो जाएगा। एंजाइम एक बार डीनेचर्ड हो जाए तो वो फंक्शनल नहीं होता। पेप्सिन का पीएच होता है जो हमारे स्टमक का एंजाइम है 1.8। तो ये 1.8 पीएच पर मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेगा, और 1.8 से कम कर दो या ज़्यादा कर दो टेम्परेचर पीएच को, दोनों ही साइड एंजाइम क्या होते हैं, डीनेचर्ड हो जाते हैं। तो यही लिखा है कि नैरो रेंज एक एक ऑप्टिमम पीएच होगा। ऑप्टिमम पीएच पर एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और उस ऑप्टिमम वैल्यू से चेंज करने पर पहले डिक्रीज होगी वैल्यू और अल्टीमेटली एंजाइम डीनेचर्ड हो जाएगा। उसी तरह से टेम्परेचर के रिगार्ड में इस एक्सिस पर डिग्री सेल्सियस को हम मान लें, तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा जिस पर एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। वो यूजुअली बॉडी टेम्परेचर होता है। तो जैसे बॉडी टेम्परेचर पर एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, ये ऑप्टिमम वैल्यू है। अब जो पीएच के रिस्पेक्ट में देखा हमने और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, वो थोड़ा अलग इफेक्ट होता है, इसको ध्यान से समझना। जैसे हमने पीएच के रिस्पेक्ट में किया कि दोनों साइड एंजाइम अल्टीमेटली क्या होगा, डीनेचर्ड हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है। टेम्परेचर को तुम घटाओगे, जैसे जैसे घटाओगे तो एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन की वेलोसिटी कम होती जाएगी, और 0 डिग्री सेल्सियस पर एंजाइम की एक्टिविटी 0 हो जाएगी। मतलब इनएक्टिव हो जाएगा एंजाइम, अब वो काम नहीं करेगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर एंजाइम की एक्टिविटी इनएक्टिव हो जाएगी। जैसे इसका एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि रेफ्रिजरेटर के अंदर हम फूड को प्रिजर्व करते हैं। तो रेफ्रिजरेटर के अंदर जो हम फूड को प्रिजर्व करते हैं, वो कैसे प्रिजर्व करते हैं? इसी तरह से हम प्रिजर्व करते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर माइक्रोब का एंजाइम काम नहीं करेगा और फूड खराब नहीं होगा। अब जैसे रेफ्रिजरेटर से तुम फूड को निकालो तो वो खराब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया का एंजाइम काम करना स्टार्ट हो जाता है। अब टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे हम टेम्परेचर 0 से बढ़ाते जाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ रही है, और ऑप्टिमम वैल्यू ऑप्टिमम टेम्परेचर पर मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर एक शुरू में जो शायद हम भूल गए थे डिस्कस करना, कि एक वैल्यू होती है क्यूटेन। क्यूटेन जो एंजाइम का होता है वो 2 होता है। इसका मतलब है
कि हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर बिटवीन मिनिमम एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर हर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन की वेलोसिटी 2 गुना बढ़ेगी और घटाने पर हाफ कम हो जाएगी। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको वेंट्रॉप रूल कहते हैं, ठीक है। लेकिन ऑप्टिमम वैल्यू से यदि टेम्परेचर को हम बढ़ा रहे हैं अब, तो वेलोसिटी घटेगी और फिर डीनेचर्ड हो जाएगी। तो देख रहे हो कि एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन में टेम्परेचर को बढ़ाने पर, ऑप्टिमम से बढ़ाने पर एंजाइम डीनेचर्ड हो जाता है, जैसा कि हमने शुरू में किया था कि 40 डिग्री सेल्सियस पर से ऊपर पर एंजाइम क्या होता है, डीनेचर्ड हो जाता है। लेकिन कम करने पर डीनेचर्ड नहीं होता, वो इनएक्टिव हो जाता है। तो ये दो चीज थोड़ा समझना, पीएच के रेस्पेक्ट में दोनों साइड डीनेचर्ड होता है, यहाँ पर दोनों साइड डीनेचर्ड नहीं होता है, एक साइड इनएक्टिव होगा और एक साइड डीनेचर्ड होगा। तो ये हमने टेम्परेचर का इफेक्ट देख लिया, ये हमने पीएच का इफेक्ट देख लिया। अब एक ग्राफ है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ। इस एक्सिस पर हमने सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन रखा है और यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन रखा है। मतलब सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ पर हम सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, एंजाइम का वैल्यू फिक्स है, एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन फिक्स है। तो क्या होगा कि सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर वेलोसिटी बढ़ेगी और एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन आएगा, यहाँ पर एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन आएगा जहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। ये तब होगा जब एंजाइम जो है वो ईएस कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब एंजाइम के पास कोई फ्री एक्टिव साइट नहीं बचा, तो अब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड नहीं करेगा और रिएक्शन की वेलोसिटी फर्दर इंक्रीज नहीं होगी। ये जो शेप होता है कर्व का जो शेप होता है, इसको हाइपरबोलिक कर्व कहते हैं, ठीक है। ये हाइपरबोलिक कर्व है एंजाइम का जो शेप का, एंजाइम का जो कर्व है। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर इनिशियली देख लो वेलोसिटी बढ़ रही, एक सर्टेन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन तक बढ़ेगी, उसके बाद भी मैक्स अचीव हो गया, तो अब फर्दर वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? इसलिए नहीं बढ़ेगी कि अब एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन तो हम बढ़ा नहीं रहे ना, हमने तो सिर्फ सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, ठीक है। ये जो रिलेशनशिप बिटवीन इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन and velocity of enzyme catalyzed reaction, this was worked out by, इसको वर्कआउट किसने किया था? इसको वर्कआउट एक माइकेलिस नाम के साइंटिस्ट ने किया था और उन्होंने एक वैल्यू डिराइव की, उस वैल्यू को Km वैल्यू कहते हैं, माइकेलिस कांस्टेंट कहते हैं। तो व्हाट इज माइकेलिस कांस्टेंट? माइकेलिस कांस्टेंट है कि माइकेलिस कांस्टेंट भी एक सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ही है, जिस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पर एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन की वेलोसिटी वी मैक्स बटा 2 हो जाएगी, हाफ वी मैक्स जिसको बोलते हैं, हाफ वी मैक्स हो जाएगी उस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पर, उसी को Km कहेंगे। अब Km क्या इंडिकेट करता है? Km इंडिकेट करता है एफिनिटी ऑफ एंजाइम फॉर द सबस्ट्रेट। किसी एंजाइम की एफिनिटी सबस्ट्रेट के लिए ज्यादा है या कम है। जैसे यहां पर देखो, सपोज कि Km वैल्यू यहां पर होती, ये Km वैल्यू यहां पर होती, तो ये ज्यादा Km है, तो हाई Km इंडिकेट्स लेस एफिनिटी एंड लेस Km इंडिकेट्स मोर एफिनिटी। देखो ये Km वैल्यू कम है, तो ये कम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पर हाफ वेलोसिटी को अचीव कर लेता है, ये ज्यादा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पर सेम वेलोसिटी को अचीव करता है। तो ये वाला जो Km है, ये क्या इंडिकेट करता है कि एंजाइम की एफिनिटी सबस्ट्रेट के लिए ज्यादा है। तो हम क्या कहेंगे? लेस Km इंडिकेट्स मोर एफिनिटी, और यहाँ पर Km वैल्यू ज्यादा है तो हम कहेंगे कि मोर Km इंडिकेट्स लेस एफिनिटी। तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का कर्व हमने देखा। एक और फैक्टर है जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, और वो फैक्टर है इनहिबिटर। इनहिबिटर नाम से ही लग रहा है कि इनहिबिटर इनहिबिट करेगा, स्लो डाउन कर देगा एंजाइम के रिएक्शन को। ये इनहिबिटर बहुत तरह के होते हैं, यहाँ पर हमें सिर्फ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की बात करनी है जो बुक में दे रखा है।
कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, सपोज कोई एंजाइम, ये एंजाइम, ठीक है, ये एंजाइम, इस एंजाइम का ये एक्टिव साइट है और एक सबस्ट्रेट है और एक केमिकल है इनहिबिटर है। और यदि सबस्ट्रेट और इनहिबिटर का शेप मिलता जुलता हो, एग्जैक्टली तो सेम नहीं होगा, तो ये दोनों कंपीट करेंगे किसके साथ बाइंड करने के लिए, एक्टिव साइट के साथ बाइंड करने के लिए। अब यदि इनहिबिटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो इंस्टेड ऑफ ईएस कॉम्प्लेक्स ई आई कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, लेकिन एंजाइम का एक्शन तो सबस्ट्रेट पर होता है, एंजाइम का एक्शन इनहिबिटर पर तो होगा नहीं, एंजाइम का एक्शन इनहिबिटर पर तो होगा नहीं, तो ये टेम्पररली एंजाइम की एक्टिविटी सीज हो जाएगी, एंजाइम काम नहीं कर पाएगा। लेकिन ये जो रिएक्शन होता है ये रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल कैसे? रिवर्सिबल होने की एक वजह तो ये है कि इनहिबिटर जो एक्टिव साइट के साथ बाइंड करता है ना, वो नॉन कोवेलेंटली बाइंड करता है, नॉन कोवेलेंटली बाइंड करता है। नॉन कोवेलेंट बाइंड करने के कारण एक्टिव साइट का शेप नहीं चेंज होता। अब हम क्या करेंगे, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन यदि हम बढ़ा दें तो ये इसको डिसलॉस कर देगा और अब क्या बनना शुरू हो जाएगा, ईएस कॉम्प्लेक्स, और ईएस कॉम्प्लेक्स बनना शुरू होगा तो प्रोडक्ट बनना भी शुरू हो जाएगा, एंजाइम का रिएक्शन, एंजाइम का एक्शन स्टार्ट होगा। इसका एक एग्जाम्पल यहां पर दे रखा है, ये क्रेब्स साइकिल का एक रिएक्शन है जिसमें क्रेब्स साइकिल का जिसमें सक्सिनेट किस में चेंज होता है, फ्यूमेरेट में चेंज होता है। इसका सक्सिनेट चेंजेस इनटू फ्यूमेरेट, सक्सिनेट फ्यूमेरेट में चेंज हुआ। इस रिएक्शन को कैटेलाइज करने वाला जो एंजाइम है वो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, हमने इस एसडी लिख दिया, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। इस रिएक्शन में सक्सिनेट सबस्ट्रेट और इसका जो इनहिबिटर है वो है मेलोनेट। मेलोनेट और सक्सिनेट दोनों के स्ट्रक्चर में काफी रिजेंबलेंस है, काफी रिजेंबल करते हैं एक दूसरे से, तो दोनों कंपीट करेगा इसके साथ बाइंड करने के लिए। सपोज ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, इसके साथ मेलोनेट और सक्सिनेट दोनों बाइंड करने के लिए कंपीट करेगा। लेकिन यदि मेलोनेट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यदि मेलोनेट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो फ्यूमेरेट बनना बंद हो जाएगा, और फ्यूमेरेट नहीं बनेगा तो आगे का जो स्ट्रक्चर है वो मेलेट नहीं बनेगा, ऑक्जेलोसिटेट नहीं बनेगा, क्रेब्स साइकिल रुक जाएगा। नहीं, तो मेलोनेट यदि बाइंड कर जाए तो एंजाइम की एक्टिविटी टेम्पोरली सस्पेंड हो जाती है। अब यदि हम सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें, यदि सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ा दें तो फिर ये डिसलॉज कर देगा किसको, मेलोनेट को, और फ्यूमरेट बनना शुरू होगा और रिएक्शन क्या हो गया, रिवर्सिबल। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, क्योंकि यहाँ पर दो केमिकल के बीच कॉम्पिटिशन हो रहा है सबस्ट्रेट के एक्टिव साइट के साथ बाइंड करने के लिए, ठीक है। इसमें केएम वैल्यू के रिस्पेक्ट में यदि हम देखें तो यहाँ पर वैसे नहीं है, बस एक ऐसी चीज बता देता हूँ, रिवर्सिबल है तो Vmax वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, Vmax विल बी अचीव्ड। लेकिन केएम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, केएम इंक्रीज होने से एंजाइम की एफिनिटी क्या होती है, कम हो जाती है। तो इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन केएम वैल्यू इज इंक्रीज्ड, केएम वैल्यू इंक्रीज हो गई मतलब अब जो एंजाइम है की एफिनिटी सबस्ट्रेट के लिए कम हो गई, और लेकिन Vmax इज नॉट अफेक्टेड क्योंकि रिवर्सिबल है, तो फिर से वेलोसिटी वही अचीव हो जाएगी। एक और एग्जांपल यहाँ पर है कि सच कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आर आल्सो यूज्ड इन कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन। इसके बारे में एक लाइन थोड़ा समझ लो। एक ड्रग होता है, सल्फा ड्रग बोलते हैं उसको, सल्फा ड्रग, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। इसे बैक्टीरिया के लिए ना, बैक्टीरिया के लिए फॉलिक एसिड जरूरी होता है, बैक्टीरिया को कोई सर्वाइवल के लिए फॉलिक एसिड जरूरी होता है। और फॉलिक एसिड का जो प्रिकर्सर है वो है पावा, पी एमाइनो बेंजोइक एसिड, पावा का फुल फॉर्म
पैरा एमाइनो बेंजोइक एसिड। तो पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड के साथ सल्फर ड्रग कंपीट करता है। सल्फर ड्रग पावा के साथ कंपीट होगा तो पावा फोलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो एंजाइम के मतलब फोलिक एसिड के एब्सेंस में बैक्टीरिया की क्या होगी, डेथ हो जाएगी। तो बैक्टीरियल पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए भी इस तरह का इनहिबिशन हम यूज करते हैं, और उसी का एग्जाम्पल था सल्फर ड्रग। सल्फर ड्रग किसके साथ कंपीट करता है, पावा के साथ करता है, और पावा के साथ कंपीट करने के कारण अब फोलिक एसिड बनेगा नहीं, और फोलिक एसिड नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया की क्या होगी, डेथ हो जाएगी। तो बैक्टीरिया का एक्शन नहीं हो पाएगा ना हमारे बॉडी में, कंट्रोल हो गया बैक्टीरियल पैथोजन। तो आज के लेक्चर में हमें इतना ही कवर करना था कि कौन कौन से फैक्टर्स एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। कौन कौन सा किया हमने, टेम्परेचर का इफेक्ट देखा, पीएच का इफेक्ट देखा, हमने सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट देखा, और इनिबिटर का इफेक्ट देखा। इनिबिटर में सिर्फ हमने कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के बारे में पढ़ा है और इसके 2 एग्जाम्पल करे हैं। तो आज के लेक्चर में हमें यही कंट्रोल कवर करना था और वो हमने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में एंजाइम के क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।